सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो फाइनली वी आर बैक विद पदार्थ विज्ञान सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोग ने चैप्टर नंबर 16 तक अपना कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम था उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण और अन्य प्रमाण जो भी थे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा, जो भी अलग अलग दर्शन मानते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर में कार्य कारण सिद्धांत में देखेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत हैं जो अलग अलग दर्शन मानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कार्य कारण सिद्धांत में पहला आता है कि कार्य कारणवाद जो होता है। कार्य कारणवाद क्या होता है? ये बताता है कि दुनिया में कुछ भी चीज़ हो रही है उसके पीछे एक कारण अवश्य है। वह कारण स्थूल भी हो सकता है और सूक्ष्म भी हो सकता है। मतलब कोई बड़ा कारण भी हो सकता है, बहुत छोटा कारण भी हो सकता है। आजकल जो आप दुनिया में देखते हैं, जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों के पीछे एक कारण ज़रूर है। वो किसी तरीके का भी कारण हो सकता है। तो यही चीज़ कार्य कारणवाद कहलाती है, यही चीज़ कार्य कारण सिद्धांत कहलाती है। अब इसके अंदर देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहला आता है करण। करण क्या होता है? क्रिया को क्रियान्वित करने के लिए कर्ता जिस उपकरण का सहायता से कार्य के प्रवृत्त होता है उसे करण कहते हैं। मतलब कि जो भी साधन होता है, साधन जिससे वह कार्य हो रहा है उसको करण बोल रहे हैं। वही लिखा हुआ है कि कार्य को क्रियान्वित करने के लिए कर्ता जिस उपकरण की सहायता से कार्य में प्रवृत्त होता है उसे करण कहते हैं। तो ये हो गया करण, ऐसा चरक बताते हैं। ठीक है। तो तर्क संग्रह बता रहा है असाधारणम कारणम करणम, कि जो क्रिया कार्य के प्रति असाधारण विशेष कारण करण कहलाता है। जो भी असाधारण कारण है वह करण है। सभी कार्य की उत्पत्ति का असाधारण कारण ईश्वर, काल आदि ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इतना जान के रखिए कि चरक ने क्या बोला है और तर्क संग्रह ने क्या बोला है। चरक ने ये बोला है कि जो भी कार्य हो रहा है वो कार्य जिस तरीके से हो रहा है वो कर्ता कर रहा है, और कर्ता जिस साधन की सहायता ले रहा है कार्य में प्रवृत्त होने के लिए उसे करण कह रहे हैं। और तर्क संग्रह बोल रहा है कि कार्य के प्रति जो असाधारण, जो विशेष कारण होता है उसको करण कहता है। तो सभी कार्यों की उत्पत्ति में कुछ ना कुछ असाधारण कारण होता ही है, जैसे कि ईश्वर हो गया या काल हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके भेद देखते हैं। तो भेद है तत्करण अपि चतुर्विधम प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द भेदात, कि प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति और शब्द भेद से चार प्रकार के जो यथार्थ अनुभव है, जो प्रमाण हम लोगों ने पढ़ा था, ये जो चार प्रमाण हैं उसके करण जो असाधारण कारण है वो चार प्रकार से होते हैं। जैसे प्रत्यक्ष का हो गया इंद्रिय। अगर हम लोग इंद्रियों से देख रहे हैं तभी हम लोगों को तो प्रत्यक्ष हो रहा है। अगर इंद्रियां ही नहीं होंगी, इंद्रियां वो का मतलब जो साधन होता है वो ही नहीं होगा, तो हम लोग प्रत्यक्ष कैसे कर पाएंगे? अनुमान की बात आती है, तो अनुमान तब तक नहीं होता जब तक अनुमिति नहीं होता। हम लोग ने पढ़ा था ना कि जो अनुमान का करण होता है वो अनुमिति होता है। वैसे ही उपमान हो गया, जब तक हम लोग सदृश ज्ञान नहीं करेंगे, किसी चीज़ को हम लोग देखेंगे नहीं, तब तक हम लोग उसकी तुलना उस चीज़ से कैसे कर पाएंगे, या फिर हम लोग उससे दूसरी चीज़ का जो तुलना होती है वो किस तरीके से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। शब्द की बात करें तो जब तक आपकोपदेश नहीं मिलेगा तब तक शब्द प्रमाण होगा ही नहीं। तो बस यही बता रहे हैं, जो चार प्रकार के यथार्थ अनुभव हैं, जो ज्ञान होते नहीं, यथार्थ अनुभव। तो यथार्थ अनुभव में ये होते हैं करण। फिर कारण की बात करें तो इसका श्लोक है कार्य नियत पूर्व वृत्ति का अरणम। ठीक है। जो तर्क संग्रह ने बोला है कार्य से पूर्व निश्चित रूप में रहना, अर्थात किसी कार्य की उत्पत्ति से पूर्व जिससे उस कार्य की उत्पत्ति होती है उसका निश्चित रूप से रहना उस कार्य का कारण कहलाता है। ठीक है। कारण नॉर्मल जो उसका रीजन होता है वो, जैसे घटोत्पत्ति के पूर्व मृतिका, दंड, कुलाल, कुम्हार आदि का रहना। ठीक है। मृतिका मतलब मिट्टी होती है, दंड मतलब उसका डंडा होता है, और कुलाल मतलब जो कुम्हार होता है उसके रहने से ही घट की उत्पत्ति हो पाती है, घड़े की उत्पत्ति हो पाती है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो घट की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, और घट की उत्पत्ति में ये चीज़ जो होते हैं इसको हम लोग कारण बोलते हैं, कि इनके कारण से घट की उत्पत्ति हो रही है। जो स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करता है उसे कारण कहलाता है। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया।
फिर कारण के क्या प्रकार होते हैं? तो कारण के प्रकार होते हैं समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण सिंपल सी बात है, जो ऐसा संबंध होता है, जो ऐसा कारण होता है जो उस कार्य के प्रति मतलब रहता ही है, उस कारण के बगैर कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, वो कहलाते हैं समवायी कारण। असमवायी कारण वो होते हैं जो इनडायरेक्टली उस कार्य की उत्पत्ति में यूज हो रहे होते हैं। जैसे कि कोई कोई चीज़ है, वो दूसरी चीज़ को बना रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा, ये नहीं होगा तो कोई दूसरा आ जाएगा, वो इस काम को कर देगा। तो इस तरीके के कारण को, इस तरीके के रीज़न को कहते हैं असमवायी कारण। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं निमित्त कारण। तो जो इन दोनों से विपरीत हो, इन दोनों के अलावा कुछ भी होता है, उसको निमित्त कारण बोलते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। फिर कार्य की बात करें तो कार्य तू तद यस्य अभिनिवृत्ति संध्याय कर्ता प्रवर्तते। कार्य को करने वाला कर्ता जिस कार्य को करने के लिए अपनी कर्तव्यता बुद्धि को स्थिर कर प्रवृत्त होता है, वह कार्य कहलाता है। तो मतलब जो भी काम होता है, जो भी काम है, वो कार्य कहला रहा है। जिस चीज़ के लिए कोई कर्ता जो होता है वो बुद्धि को स्थिर कर कर उस काम में प्रवृत्त होता है, उसको कार्य बोलते हैं। कार्य कारण सिद्धांत में देखो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 नंबर में आ सकता है, 2022 के पेपर में 10 नंबर में आया था। तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। तो जो कार्य कारण सिद्धांत है उसको दो टाइप में डिवाइड करा गया है, सत्य कार्यवाद और असत्य कार्यवाद। सत्य कार्यवाद में भी डिवीजन है, परिमाणवाद और विवर्तवाद। ठीक है, और असत्य कार्यवाद बौद्ध न्याय और वैशेषिक दर्शन मानते हैं, और विवर्तवाद वेदांत और परिमाणवाद सांख्य मानते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं सत्यकारवाद। तो सत्यकारवाद क्या होता है कि ये बता रहे हैं कि दुनिया में दो तरीके की चीज होती हैं, सत्य और असत्य। ठीक है, सत्य वो चीज होती है जिसकी सत्ता जो इस दुनिया में है, जिसकी सत्ता विद्यमान है, सत्ता विद्यमान है। और असत्य वो होती है जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, सत्ता विद्यमान नहीं है। तो ये दो तरीके की चीजें होती हैं। अब ये क्या होता है कि सत्य से असत्य की उत्पत्ति नहीं होती और असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती, लेकिन सत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि सत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है, इसको ही हम लोग सत्यकारवाद बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है बुक में, क्योंकि बुक में भी जो लिखा है वो भी तो एक बार पढ़ना पड़ेगा ना कि हाँ एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। वैसे भी बुक में जो सेंटेंसेस होते हैं वो थोड़े से शुद्ध हिंदी वाले होते हैं ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है समझने में। यहाँ लिखा हुआ है सत्य से सत्य की उत्पत्ति होना सत्यकारवाद है, सिंपल सी बात। असत जो नहीं है, अभाव रूप है, उससे सत्य अर्थात भाव रूप पदार्थ की उत्पत्ति, तथा सत्य जो भाव रूप है उससे असत अभाव पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती। उपनिषदों में भी कहा गया है, क्या कहा गया है कि कोई भी कार्य किसी कारण से ही संपन्न होता है। ठीक है, और कार्य की जो अव्यक्त अवस्था होती है वो वही करण है, कार्य की जो अव्यक्त अवस्था है वही करण है, और कर्ण की जो व्यक्त अवस्था है अर्थात कार्य रूप अपने स्वरूप की प्राप्ति की जो अवस्था होती है वो कार्य कहलाती है। ठीक है, यही लिखा हुआ है। और सुश्रुत ने भी क्या बताया है, कारण के अनुसार ही कार्य होता है। इस सिद्धांत के अनुसार ये सभी विशेष अर्थात महदादि सत्व रजस तमोमय होता है। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें वो करने वाली ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे परिणाम होगा, परिणामवाद। ठीक है, तो परिणामवाद को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि किसी कारण के कार्य रूप में परिणित हो जाना, उसका कारण का कार्य रूप परिणाम कहलाता है। सिंपल सी बात है। अब परिणाम का क्या मतलब होता है? कन्वर्जन किसी चीज का, रिजल्ट। तो रिजल्ट वाली चीज को ही हम लोग परिणामवाद बोल रहे हैं। किस तरीके से, अब इसको समझते हैं। जैसे दूध होता है, वो दही बन जाता है। ठीक है, तो ये इसका कन्वर्जन हो गया। इस कन्वर्जन को ही हम लोग
परिणामवाद बोल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कहते हैं कि माइन्यूट चीज़ें होती हैं, लेकिन इसको समझने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। कि दूध से दही बन रहा है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कन्वर्जन की बात हो रही है। तो पहले दूध की प्रतीति होती है, तत्पश्चात दूध के स्थान पर दही की प्रतीति होती है। यहाँ पर केवल प्रतीति में भेद नहीं होता, दुग्ध के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है। कि मतलब दूध किस तरीके के दिख रहा था उसमें भी परिवर्तन हो गया, इसलिए इस प्रतीति को तात्विक अन्यथा प्रतीति कहते हैं। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि तात्विक अन्यथा प्रतीति किसके लिए बोली गई है, तो वो परिणामवाद के लिए बोली गई है। इसी को विकार या परिणाम भी कहते हैं। ठीक है, रिजल्ट। सांख्य दर्शन ने सृष्टि के संबंध में परिणामवाद का प्रतिपादन किया है। तो इसको किसने माना है? सांख्य दर्शन ने। सांख्य दर्शन, ये इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, और यह क्या होती है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सांख्य दर्शन जो था उसने परिणामवाद मान लिया, लेकिन जो वेदांत लोग हैं वो मानते हैं कि परिणाम जो होता है वो विवर्तवाद से होता है। ठीक है, अब विवर्तवाद क्या है? विवर्तवाद क्या है? तो देखो, सांख्य दर्शन ने बताया था कि परिणाम जो होता है वो परिणामवाद से होता है और वेदांत विवर्तवाद से होता है। अब विवर्तवाद वो होता है जिसमें कहाँ गया, इसका एक लाइन थी बहुत इंपॉर्टेंट सी, जैसे इसमें है, हाँ, ये अतात्विक अन्यथा प्रतीति। ठीक है, ये इसमें याद रखिएगा, ऊपर तात्विक अन्यथा प्रतीति था और इसमें अतात्विक अन्यथा प्रतीति है। तो विवर्तवाद क्या होता है? जैसे किसी वस्तु से जिस तत्व का परिज्ञान होना चाहिए वह ना होकर मिथ्या ज्ञान होता है। जैसे यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि एक रस्सी पड़ी है, रस्सी को हम लोग देख रहे हैं तो उससे हम लोग को ये पता लगा कि हाँ, यहाँ पे सांप है। तो सांप असलियत में था? नहीं था। तो इसी ज्ञान को, ठीक है, इसी प्रतीति को, यही प्रतीत जो हो रहा है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं विवर्तवाद। ये वेदांत दर्शन मानते हैं। शंकर वेदांत विवर्तवाद का प्रतिपादक हैं। उनके मत से जगत ब्रह्म का विवर्त है। जैसे जो ब्रह्म है वही सत्य है, और जो जगत है, जगत जो दुनिया है, वो विवर्त है। विवर्त है। विवर्त क्या होता है? सिंपल, मिथ्या, झूठ। ब्रह्म ही सत्य है और जगत ही झूठ है। जो भी जगत है, संसार है, वो ब्रह्मा का बनाया हुआ माया है, और जो ब्रह्म है वो सत्य है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ब्रह्म ही सत्य है और यह जगत विवर्त रूप है। माया को शक्ति के कारण संपूर्ण जगत सत्य स्वरूप दिखाई पड़ता है। जो माया है वो शक्तिशाली है, इसी वजह से जो जगत है वह एकदम सही दिखाई पड़ता है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और संसार मिथ्या है। ऊपर दिए गए रज्जु और सर्प के उदाहरण की भांति मिथ्या ज्ञान होता है, जिससे संसार सत्य स्वरूप दिखाई पड़ता है। अतः सत्य स्वरूप ब्रह्म है और यह संसार रूप कार्य उस कारण रूप ब्रह्म का विवर्त रूप है। वही इसमें कहानी लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बाकी आपको लिखना है। इतना ये जो लिखा हुआ है ये सब याद थोड़ी ना करना है आपको। दिस इज़ फॉर योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अगर आपको कॉन्सेप्ट बन गया, कॉन्सेप्ट मस्त तैयार हो गया, तो आप इससे ज़्यादा लिख सकते हैं। आप अपने आप से लिख सकते हैं। आपकी सोच की कोई लिमिट नहीं है। बुक की लिमिट है कि बुक में कितना ही लिखा होगा, वो पेपर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ जगह कितनी है, पेपर कितना है, बट आपके दिमाग में कितनी चीज़ें आ रही हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो आप जितना चाहें उतनी लिख सकते हैं। फिर असत्य कार्यवाद की बात करते हैं। तो सत्य कार्यवाद जो भी हमने देखा था उससे जो भी उल्टा होगा वह असत्य कार्यवाद होगा। इसको न्याय और वैशेषिक दर्शन मानते हैं। इसके अनुसार जो कारण है, कारण में कार्य की सत्ता उत्पत्ति पूर्व में नहीं रहती। ये ऐसा बता रहे हैं जैसे कि कोई चीज़ है। सत्य कार्यवाद तो ये बता रहा था कि जो सत्य से सत्य की उत्पत्ति हो रही थी। जैसे एक पीपल का बीज है, तो पीपल के बीज के अंदर वह पीपल का पूरा जो वृक्ष होगा वह विद्यमान रहता है। लेकिन ये लोग ऐसे बताते हैं कि जो असत्य कार्यवाद होता है उसमें पहले से जो बनने वाला है उसकी सत्ता विद्यमान नहीं रहती। ये नहीं बता रहे हैं कि सत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है। ये ऐसे बोलते हैं कि अगर
पीपल के बीज में ही उसकी सत्ता विद्यमान रहती, तो फिर पीपल का वृक्ष बनने की क्या जरूरत थी? जब पूरा वृक्ष बीज में ही है तो बीज वृक्ष की क्या जरूरत? तो फिर मिट्टी की क्या जरूरत जो उसको बनाती है? फिर वो पानी की क्या जरूरत, तो सींचने की क्या जरूरत जिससे वहाँ आगे चल के पेड़ बनता है? तो वो यही बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। हमेशा जो बनने वाला है उसकी सत्ता पूर्व में विद्यमान नहीं रहती। जैसे यहाँ पे ये मिट्टी और घट का एग्जाम्पल देते हैं, मिट्टी और घट का ये बता रहे हैं कि मिट्टी में घट जो घड़ा है वो नहीं रहता पहले से। अगर ऐसा होता तो कुम्हार और जो भी चीज़ें लगती हैं इसको बनने में, उनकी क्या ज़रूरत होती? तो यह असत्यकारवाद कहलाता है। कौन मानता है इसको? न्यायिक और वैशेषिक दर्शन वाले। अब क्या लिखा हुआ है यहीं पे पढ़ लीजिएगा। कोई चीज़ ना समझ में आए तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बहुत कुछ नहीं है, जो भी चीज़ें थी मैंने बता दिया। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप इससे ज़्यादा ही लिख सकते हैं। अब क्षणभंगुरवाद क्या होता है? क्षणभंगुरवाद बता देते हैं। तो ये बताते हैं कि जो ये कौन मानता है पहले, तो ये मानता है बौद्ध दर्शन वाले, ठीक है, बौद्ध दर्शन वाले मानते हैं। और यह ऐसे बताते हैं कि हर एक चीज़ कुछ पल के लिए ही होती है, क्षणभंगुर होती है, मतलब कुछ क्षण के लिए ही होती है, उसके बाद वो मिट्टी में मिल जाती है, भंगुर हो जाता है। एक क्षण उत्पन्न होता है, ठीक है, उसी क्षण रहता है। जिस क्षण वस्तु को हम देखते हैं वह उसी क्षण रहता है। किसी भी द्रव्य की सत्ता क्षणिक होती है। कारण द्रव्य कार्य द्रव्य की उत्पत्ति कर एक दूसरा ही क्षण नष्ट हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, वही बता रहे हैं कि कुछ पल के लिए ही कुछ चीज़ें होती हैं, उसके बाद वह नष्ट हो जाती हैं, क्षणभंगुर हो जाती हैं। फिर अद्वैतवाद बोलते हैं। तो यह अद्वैतवाद वेदांत दर्शन मानता है। ये बताता है कि एकमात्र ब्रह्म तत्व ही सत्य है, चित्त है, आनंद है और ज्ञान रूप है। ये सिंपल से बता रहे हैं कि हर चीज़ दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ है, वह है ब्रह्म तत्व, परम सत्य। उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो मिथ्या हैं, वो झूठ है। ये संसार एक माया है और जो ब्रह्म है वही एकदम परम सत्य है, चित्त है, आनंद है और ज्ञान है, ठीक है। फिर अनेकांतवाद क्या होता है कि विभिन्न आचार्यों का भिन्न भिन्न मत होता है, किसी मत से कुछ तो किसी मत से कुछ, पर किसी निश्चितात्मक मत पर सबका स्थिर ना होना अनेकांतवाद है, ठीक है। कि कोई मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं और इसी को अनेकांतवाद बोलते हैं। किसी पदार्थ की सिद्धि के समय सिद्धि हेतु अस्ति कह देना अथवा नास्ति कह देना, परंतु अस्ति नास्ति में कुछ विरोध कर किसी स्थिति का उत्पन्न ना होना, अर्थात यह भी संभव है और वह भी संभव है। सारांश यह है कि किसी भी सिद्धांत की निश्चयात्मक स्थिति नहीं, प्रयुक्त अनिश्चयात्मक स्थिति में उसका बना रहना अनेकांतवाद कहलाता है। कि जरूरी नहीं है कि किसी एक मत पर आके सब लोग एग्री कर लें। ऐसा भी हो सकता है कि किसी का कुछ मत हो सकता है, किसी का कुछ मत हो सकता है। अनेकांतवाद अर्थात किसी भी ज्ञान का एकांत रूप निश्चित रूप में ना होना, ठीक है। बाकी ये लिखा हुआ है। फिर साम्य वैषम्य सिद्धांत, तो यह सांख्य दर्शन मानता है, सांख्य दर्शन का है ये। और सांख्य दर्शन का कहना है कि साम्य, समता, वैषम्य, विषमता, ये दो कार्य होते हैं। जो प्रकृति के तीनों गुण सत्वरज तम साम्यावस्था में रहते हैं, तो उस समय प्रलय एवं जब विषम रूप में हो जाते हैं उस समय विचित्र सृष्टि होती है। अब इसका क्या मतलब है? देखो यहाँ पे एक श्लोक लिखा हुआ है चरक का, कि जो ये बता रहा है कि इसका क्या मतलब होता है। तो ये आरोग्य और रोग को डिफाइन करता है कि विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते सुख संज्ञम आरोग्यम विकारो दुख में विचार। चरक का 9वां चैप्टर जो है खुटक चतुष्पाद, उसके 4था श्लोक है ये, जिसमें प्रकृति और विकृति की बातें बताई गई हैं और साथ में और वैषम्य का जो सिद्धांत होता है उसको बता रहे हैं कि जब जो चीज़ें हैं वो समावस्था में रहती हैं, जब इक्विलिब्रियम में रहती हैं, तब आरोग्य प्राप्त होता है। और जब वह विषम अवस्था में रहती हैं तब रोग उत्पन्न होते हैं। जो यह आरोग्य है उसी को हम लोग सुख की संज्ञा दे रहे हैं, सुख बोल रहे हैं, और रोग को ही हम लोग दुख बोलते हैं, ठीक है। तो यह चीज़ें, यही
जो सिद्धांत है ये चरक में भी दिया हुआ है, इसको चरक से इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। बाकी इसके बाद जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं सारे एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरीके से साम्य और वैषम्य एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और किस तरीके से रोग, आरोग्य और चिकित्सा इसी पर आश्रित होती है। अगर ये ना हो तो चिकित्सा नहीं हो पाएगी। इसी पे पूरी आयुर्वेद बेस्ड है, ये जान के रखिए, साम्य और वैषम्य में। फिर आगे चलते हैं, स्वभाव परमवाद। स्वभाव परमवाद ये बोलता है कि कोई भी चीज़ जो होती है दुनिया में वो अपने स्वभाव से ही काम करती है। साथ में वैषम्य सिद्धांत के साथ स्वभाव परमवाद भी है, क्योंकि साम्य और वैषम्य सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय कहा गया है कि देह धातु के सदा प्रकृति से ही उपरम अर्थात विनाश होता है। यह नित्य स्वभाव होने से नित्य क्षय को प्राप्त होती है, परंतु यह क्षय यथाकाल सम्यक आहार विहार के उपयोग करते रहने से परिलक्षित नहीं होती। कि मतलब कोई चीज़ है वो बन रही है अपने आप और वह नष्ट हो रही है, उसका क्षय हो रहा है अपने आप, लेकिन आहार विहार अच्छे तरीके से करने से यह क्षय जल्दी नहीं दिखता और वह जो स्वभाव होती है उससे चलता रहता है, लेकिन जिसको रोका नहीं जा सकता। जैसे किसी झरने से पानी गिरते हुए भी ऊपर के स्रोत से पूरित होते रहने से वह सूखा झरना प्रतीत होता है, यह कहा गया है। फिर यहीं पे और एग्जाम्पल दे रखे हुए हैं जो एक बार पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। स्वभाव परमवाद क्या होता है ये आपको चीज़ें पता चल गई। अब आगे देखते हैं, पीलू पाक और पिट्ठर पाक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। पीलू पाक क्या होता है? तो पीलू पाक होता है वैशेषिक दर्शन मानते हैं और पिट्ठर पाक न्याय दर्शन वाले मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2021 में आपके MCQs में आया था कि कौन सा दर्शन कौन मानता है। फिर और हाँ, ये 2021 में या 22 में पीलू पाक आया था शायद, वो आप पेपर देख सकते हैं और उसमें पढ़ा हुआ है चैनल पे, तो उसमें आया था। तो यहाँ पे देखते हैं पीलू पाक क्या होता है। ये अणु पाक बोलते हैं इसको, यह ऐसा बोलते हैं, वैशेषिक दर्शन होते हैं, वैशेषिक दर्शन बताते हैं। तो यहाँ पे जो परमाणु उसके कॉन्सेप्ट आता है वैशेषिक दर्शन में, तो क्या होता है कि जो परम अणु होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, जिसको हम लोग इंग्लिश में एटम बोलते हैं और यहाँ पे परमाणु बोलते हैं, तो वह जब भी जैसे कोई घड़ा है उसको गर्म कर रहे हैं, उसमें आग लगाया, तो उसके जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो गर्म होते हैं एक एक करके। और जब एक पार्टिकल गर्म हुआ, फिर वो दूसरा पार्टिकल गर्म हुआ, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, पांचवा पार्टिकल, इस तरीके से गर्म होते हैं और तब उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, देखो पहले के कॉन्सेप्ट किस तरीके से, काइनेटिक एनर्जी का जब कॉन्सेप्ट नहीं भी था उससे पहले ये पीलू पाक वाला कॉन्सेप्ट आ रखा था वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग। तो देख सकते हैं अपना लिखा हुआ है सब कुछ। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उससे सारे पार्टिकल्स एक एक करके गर्म होते हैं और घट के जो परमाणु होते हैं वो टूटते हैं, या फिर घट जब ठंडा होता है तो उससे जुड़ते हैं, वो ठंडे होते हैं। तो वही चीज़ बता रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं कि पीलू शब्द का अर्थ है परमाणु है। इनका मत है कि घड़ा जब भट्टी पर पड़ता है तो अग्नि के संबंध से अभिघात या नोदन द्वारा इधर उधर चलने से परमाणु की क्रिया उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं आजकल के टाइम में, और उससे क्रमशः घड़े में विभाग होने लगता है, मतलब टूटने लगता है। इस विभाग से घड़े के परमाणु के घटारंभ संयोग का नाश और संयोग नाश से घट द्रव्य का नाश होता है। अग्नि की अधिक तीव्रता से परमाणु का पाकज रूप इत्यादि उत्पन्न होता है। इस प्रकार घट के विनिष्ट हो जाने पर उसका परमाणु में अलग अलग तेज संयोग से पूर्व रूप का नाश और रूपांतर की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात उन परमाणुओं में अदृष्टवश क्रिया उत्पन्न होती है। उस क्रिया से परमाणु परस्पर संयुक्त होने लगते हैं और दृष्णेषु आदि क्रम से पुनः घट उत्पन्न हो जाता है। कारण परमाणु के आधार पर घट के रूप की उत्पत्ति होती है। अब पिट्ठर पाक क्या होता है?
तो पिट्ठर पाक ये होता है पीलू पाक, ठीक है, कि टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, परमाणु होते हैं, वो जब हम लोग उसको गर्म करते हैं, जब उसका पाक करते हैं, तो वह टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वो उसमें क्रिया उत्पन्न होती है, उसका वियोग होता है, विभाग होता है और संयोग का नाश होता है। फिर उसके बाद जब ये खत्म हो जाता है तब त्रिश्रेष्णु और ये सारी जो पार्टिकल्स होते हैं, देखो क्या होता है कि पहला दो परमाणु होते हैं, दो परमाणु मिलने से द्रण्युक बनते हैं और दो द्रण्युक मिलने से, तीन द्रण्युक मिलने से त्रिश्रेणु बनता है, ठीक है, त्रिश्रेणु। तो ये तीन चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। त्रिश्रेणु जो होता है, ये धूप के कारण, धूप का जब धूप आ रही होती है तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, दिख रहे होते हैं, उसको ही यहाँ पे त्रिश्रेणु बोल रहे हैं। फिर पिट्ठर पाक की बात करते हैं तो न्यायिक लोग इस सिद्धांत से सहमत नहीं होते, जो ऊपर वाला सिद्धांत था। और पिट्ठर पाक जो होता है, पिट्ठर पाक मानते हैं ये लोग, न्यायिक लोग जो होते हैं वो नहीं मानते कि यार पीलू पाक नहीं होता, वो लोग मानते हैं पिट्ठर पाक को। पिट्ठर पाक क्या होता है कि ये पूरा पिंड स्वरूप होता है, कि मतलब होल पार्टिकल, होल मटेरियल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर गर्म करते हैं तो वो होल घड़ा जो होता है, वो जो घड़ा है वो एक साथ गर्म होता है, ना कि उसके छोटे छोटे परमाणु एक एक करके गर्म होते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। जो भी चीज़ें थी हम लोगों ने बता लिया। ये वही बात करें, जैसे कच्चा फल जो होता है पहले हरा होता है, लेकिन वो पकने के बाद पीला, लाल आदि वर्ण का हो जाता है, और उसमें सब चीज़ जो होती है, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये सारी जो होते हैं ये एक साथ परिवर्तित होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आम जो है, आम पक रहा है, आम ऐसे बनता है ना, आम ऐसे पक रहा है, उसका एक पार्ट तो पक गया, दूसरा पार्ट पका ही नहीं, ऐसा नहीं होता। वो पूरा आम एक साथ पकता है, एक साथ ही खराब होता है, ठीक है। तो यही बता रहे हैं। फिर परमाणु के क्या लक्षण है, तो जो परम अणु होता है वो परमाणु कहलाता है, ऐसा वेदांत दर्शन वाले बोल रहे हैं। और यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि पहले लिखा हुआ है कि दो परमाणु के मिलने से एक अणु बनता है और तीन अणुओं के मिलने से त्रिश्रेणु बनता है। द्रण्युक भी बोलते हैं सर, या फिर अणु भी बोलते हैं। और जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो परमाणु होता है। वैशेषिक दर्शन जो होते हैं वो आकाश तत्व को नहीं मानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बस यही चीज़ें हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। हाँ, किसने बाकी परमाणु किसने कहा, बताया था, महर्षि कणाद ने। बाकी उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। भगवतीय परमाणु लक्षण एवं नित्य विचार, ये कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। अव्यय और अव्यय की बात करते हैं तो अव्यय क्या होता है, जैसे ऐसे कह सकते हैं कि ये अगर ऑर्गन है तो ये ऑर्गन सिस्टम है, बस। ये किसी चीज़ का इंडिविजुअल थिंग जो होती है उसके अव्यय बोलते हैं, और उसका जो समुदाय है उसको अव्ययी बोलते हैं। अब इसमें वही चीज़ें लिखी हुई हैं, एक बार पढ़ लीजिए। इसमें एक प्रकृति समवाय की बात करी गई है, प्रकृति समवेद सिद्धांत आएगा, वो आपके सेकेंड ईयर में आता है, यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। प्रकृति समवाय बस यही होता है कि जो सेम प्रकृति वाली चीज़ें होती हैं, अगर उनको एक साथ मिलाते हैं तो उनकी प्रकृति, मतलब जो उनका काम है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। अगर अलग अलग प्रकृति वाली चीज़ें मिला देंगे तो किसी का जो काम है, जो उसमें जो मेन डोमिनेंट चीज़ है उसका काम होगा, बाकी जो रेसेसिव वाली चीज़ें वो कम काम करेंगी, बस इतनी सी चीज़ होती है। अब जैसे हरण बहेड़ा आंवला है, ये भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, लेकिन एक साथ मिलाने से ये त्रिफला बन जाती हैं, और त्रिफला एक खतरनाक ऐसे कह सकते हैं कि रसायन द्रव्य होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो त्रिफला होता है, त्रिफला, उसको हम लोग बोलते हैं अव्ययी। और जो हरण बहेड़ा आंवला था, हरण बहेड़ा आंवला, तो इसको हम लोग बोल रहे थे अव्यव, ठीक है, अव्यव। इतनी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। बाकी आपको इसमें खुद से बनाना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिएगा, बस मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग ने देखा। तो हम लोग ने सबसे पहले कार्य कारण सिद्धांत देखा कि किस तरीके से कार्य होता है, किस तरीके से कोई भी चीज़ होती है इस दुनिया में, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है।
फिर कर्ण बोल रहे थे, कर्ण जो भी साधन होता है उस कार्य को करने के लिए वो होता है प्रत्यक्ष के लिए इंद्रिया, अनुमान के लिए अनुमिति, उपमान के लिए सदृश्य ज्ञान और शब्द के लिए आब्दोपदेश। फिर कारण की बात करा तो कारण उसके पीछे जो रीजन होता है, इसमें तीन तरीके के कारण होते हैं, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। समवाय कारण जो एकदम नहीं होगा तो उसके बिना कार्य भी नहीं होगा। असमवाय कारण वो होता है जो रिप्लेसेबल होता है बट वो कार्य करता है। निमित्त कारण इन सबसे भिन्न जो होता है वह निमित्त कारण होता है। कार्य की बात करा तो कार्य जो क्रिया है वही है। फिर कार्य कारण सिद्धांत में दो फिर वाद आते हैं, तो सत्यकारवाद सिद्धांत और असत्यकारवाद सिद्धांत। फिर कौन कौन मानता है उसे वो दिखाया। उसके अंदर सत्यकारवाद में परिणामवाद और विवर्तवाद देखा। फिर इसके बाद सत्यकारवाद हम लोग ने देखा कि सत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है, सत्यकारवाद होता है। सत्य से असत्य की उत्पत्ति नहीं होती और असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती। फिर परिणामवाद और सत्यकारवाद में ये भी था कि जैसे कोई भी चीज़ है उसमें उसकी सत्ता उससे पहले वाली चीज़ में विद्यमान रहेगी। सत्य में दूसरी चीज़ की सत्ता विद्यमान हमेशा रहेगी। जैसे पीपल के वृक्ष की सत्ता उसके पीपल के बीच में विद्यमान रहती है। ये एक एग्जाम्पल है। फिर परिणामवाद देखा तो परिणामवाद सांख्य दर्शन मानते हैं। ये ऐसे बोलते हैं कि जो भी होता है वो कन्वर्जन की बात करते हैं यहाँ पे कि दूध से दही का कन्वर्जन हो रहा है पूरा परिणाम स्वरूप। उसमें उसका जो रूप है, रस है, सब कुछ परिणाम और स्वरूप है, सब कुछ वो हो रहा है, बदल रहा है। और इसको तत्विक अन्यथा प्रतीति बोलते हैं। और जो विवर्तवाद होता है ये कौन मानता है? ये मानता है अपना वेदांत। और ये बताते हैं अतत्विक अन्यथा प्रतीति। ये बताते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो एक मिथ्याज्ञान है और ब्रह्म जो है वो सत्य है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है विवर्त ज्ञान, जिसको झूठा ज्ञान भी बोलते हैं। और जो मानसिक दोष होता है उसकी श्रेष्ठ औषधि क्या होती है? धी, धैर्य और आत्मादि विज्ञान। और असत्यकारवाद की बात करते हैं तो असत्यकारवाद सत्यकारवाद का जो उल्टा होता है, ये नहीं मानता कि सत्य सत्य की उत्पत्ति होती है। ये ऐसा नहीं मानता कि पीपल के वृक्ष की सत्ता उसके बीज में पहले से नहीं, ऐसा नहीं है। पीपल का वृक्ष अलग है, पीपल का बीज अलग है, उनका कन्वर्जन एक तरीके से हो रहा है। इसको आरंभवादी भी बोलते हैं कि किसी चीज़ का आरंभ हो रहा है। पहला मतलब कोई पीपल का वृक्ष बना तो पीपल का वृक्ष इंडिविजुअल है खुद में, वो पहला ऐसा नहीं है कि वो पीपल का वृक्ष पहले से उसमें था। ठीक है, तो वही चीज़ बता रहे हैं। षड़भंगुरवाद हम लोगों ने देखा, बौद्ध दर्शन मानते हैं, वो बताते हैं कि कोई भी चीज़ होती है वो क्षण भर के लिए रहती है, फिर उसके बाद नष्ट हो जाती है। अद्वैत वेदांत दर्शन मानते हैं, ये बताते हैं कि ब्रह्म तत्व है वही श्रेष्ठ है, वही सब कुछ है, बाकी सब बेकार है, मिथ्याज्ञान है। आयुर्वेद के अनेकांतवाद ये बता रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान एक मत पर आ जाए, हर इंसान के अलग अलग मत होते हैं। साम्य विषम्य सिद्धांत ये बताता है कि जब चीज़ें जो होती हैं सत्व रज तम, ये सारी चीज़ें जब साम्य अवस्था में रहती हैं तो वह आरोग्य प्रकृति इस सब को डिनोट करती है, और अगर विषम हो जाते हैं तो वह रोग की उत्पत्ति करती है। फिर इसके बाद स्वभाव परमवाद हम लोग ने देखा कि कोई भी चीज़ होती है वो अपने स्वभाव से ही चलती है, स्वभाव से ही नष्ट होती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा पीलूपाक और पिट्ठरपाक। पीलूपाक मान रहा था वैशेषिक दर्शन, पिट्ठरपाक न्यायिक दर्शन मान रहा था। पीलूपाक में ऐसा बता रहे थे कि जो परमाणु होते हैं वह इधर उधर चलने से परमाणु में क्रिया उत्पन्न होती है, फिर उसके बाद उसका पाक होता है, उसके बाद वह टूटता है, फिर उसके बाद जब क्रिया हो जाती है फिर वो संयुक्त होकर दृढ़योग त्रिशंशु आदि फिर से घट की उत्पत्ति करते हैं। तो इस तरीके से एक एक पार्टिकल का पाक इस पीलूपाक, और जब पूरे होल द्रव्य का पाक करते हैं तो उसे पिट्ठरपाक बोलते हैं। फिर उसके बाद परमाणु देखा था कि परमाणु क्या होता है। फिर बाद में ये बता रहे हैं कि वैशेषिक दर्शन आकाश तत्व को नहीं मानता, 2 परमाणु एक अणु बनाते हैं और 3 अणु एक त्रिशेणु बनाते हैं। फिर उसके बाद वही सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, अव्ययी, तो वही एक हरण बहेड़ा आंवला त्रिफला का एग्जाम्पल दिया था, जिसमें हरण बहेड़ा आंवला अव्यय था और जो त्रिफला था वो अव्ययी था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपने कार्यकारण सिद्धांत में हम लोग ने आज पढ़ी। बाकी ये आखिरी वीडियो थी पदार्थ विज्ञान की। फ्रॉम दिस वीडियो पदार्थ विज्ञान इज़ नाउ कंप्लीटेड। अब पदार्थ विज्ञान में कोई भी चीज़ नहीं बची है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है और आप उसका आंसर ना कर पाएँ। अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, मैं शर्त लग के कह सकता हूँ कि कोई भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएगा, कोई भी इतना अच्छे तरीके से नहीं बताएगा। यहाँ फर्स्ट ईयर इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। आप अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लेते हैं तो आपके सारे ईयर्स अच्छे चले जाएंगे। नहीं कर पाते हैं तो फिर से आपको फर्स्ट ईयर वाली चीज़ें फिर से बार बार पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि
यही चीज़ें हैं जो आगे भी मिलेंगी आपको। अभी सेकेंड ईयर आएगा, उसमें द्रव्य गुण होगा। द्रव्य गुण में भी द्रव्य गुण, पदार्थ, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इससे अच्छा यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए तो आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप ये अभी देखना, आपका एग्ज़ाम बहुत आगे है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सारे नोट्स अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में। बाकी टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दे रखा है मैंने। टेलीग्राम की एक कम्युनिटी बना रखी है जिसमें जो भी वैद्य हैं, जो भी फ्यूचर डॉक्टर्स होने वाले हैं, जो भी आपके साथ आपके बैचमेट्स हैं, जो भी आपके बैच है, जो भी आपका बैच है 23, 24, 25, 26, जो भी है 27, 28, 29, जो भी आगे देखने वाले हैं, वो सारे उस कम्युनिटी में ऐड है। उसमें एक डिस्कशन ग्रुप भी है जिससे आप अपने आयुर्वेद के डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो और वहाँ पे जो नोट्स हैं और बाकी जो भी न्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं आयुर्वेद के प्रति, और जो कॉम्पिटिशन्स भी रखा जाएगा उसमें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत मज़ा आएगा जब एक कम्युनिटी बनेगी। और इसी तरीके से आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है यार, किसी तरीके से तो बढ़ाएंगे, चीज़ें जो भी करनी होंगी वो करेंगे, पढ़ाई करेंगे और मस्त एक आयुर्वेद को अच्छे लेवल पे लाएंगे। अपने आप को किसी से बेटर दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम खुद में बेटर हो। दूसरे को नीचे दिखाने दो, बट तुम खुद को ऐसा मत बताओ कि हम किसी और से बेटर हैं। ऐसा होता है ना कि तुम हमेशा बेटर हो। अगर तुम कहोगे ना कि हम उससे बेटर हैं, तो तुम हमेशा उससे नीचे ही रहोगे। तुम अभी ये नहीं कहते हो कि मैं किसी झोला छाप से अच्छा हूँ, क्योंकि तुम हो झोला छाप से अच्छी, तुम्हें भी पता है, बाकियों को भी पता है, तो बताने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए कोई भी चीज़ में अगर बेटर हो, नहीं भी हो, तो भी बताओ नहीं कि हाँ मैं इन इंसान से बेटर हूँ, इस पैथी से बेटर हूँ। यू आर होल सोल कंप्लीट पैथी। आपको अपनी पैथी पे विश्वास रखना पड़ेगा, आपको अपनी पैथी अच्छे तरीके से फॉलो करनी पड़ेगी यार, तभी मज़ा आएगा आयुर्वेद लेने में। किसी भी चीज़ को दी बेस्ट करोगे तो उसमें बहुत अच्छा कर लोगे। लोग बीएससी करके बहुत अच्छा कर लेते हैं, लोग बीए करके भी आईएएस बन जाते हैं, ठीक है। तो आप तो तब भी बीएमएस वाले हो, इतना अच्छा कोर्स, इतना प्रोफेशनल डिग्री, 5.5 ईयर वाली डिग्री, डॉक्टर बनोगे आगे चल के। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब आपको इतने सारे पर्क मिल गए हैं तो आगे क्यों नहीं आप वो कर रहे हैं कि एक छोटा सा एग्ज़ाम नहीं निकला तो बस अब कुछ नहीं हो सकता। जो मिला है, जो बाकियों का ड्रीम होता है, वो सीट भी ले ली और अब उसके पीछे काम भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बीएमएस कर रहे हो, दी बेस्ट तरीके से करो और दिखाओ यार दुनिया को। कब तक इंडिया को इस तरीके से वो करते रहोगे? आयुर्वेद है, पैथी अपनी आयुर्वेद दुनिया को दो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखिए आयुर्वेद की तरफ। एग्ज़ाम्स अगर आने वाले हैं आपके, तो एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाकी ऐसे ही जुड़े रहिए, कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें कोई भी चीज़, कोई भी डाउट पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आपके बैचमेट्स हैं, आपके सीनियर जूनियर्स हैं, उनसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।